हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए। नमस्कार छात्रों, इस कोरोना काल में आप अपने घर में ही अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके और गणित की तैयारी कर सके, इसलिए हम यह वीडियो YouTube के माध्यम से आपको भेज रहे हैं। आप कृपया हमारे YouTube चैनल GS पटले को अवश्य देखें और हमारे द्वारा बनाए गए और आपको प्रेषित किए गए गणित को अच्छे से आप लोग देखें और तैयार करें और अपनी कॉपी में नोट करें। तो छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण, जिसको हम वर्ग समीकरण भी कहते हैं, का परिचय लेते हैं। द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा लेते हैं हम लोग। नंबर 1 परिभाषा: वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण कहलाता है। मतलब एक ही चर है और यदि चर राशि पर 2 की घात है तो वह समीकरण वर्ग समीकरण कहलाएगा, जिसके दूसरा पक्ष शून्य होता है। तो वह वर्ग समीकरण द्विघात समीकरण का मानक रूप होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां जो अचर राशि या वास्तविक संख्या a b c वास्तविक संख्याएं हैं, जिसमें अचर राशि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ ये 0 हो जाएगा तो ये पद जो होगा शून्य हो जाएगा, तो फिर ये द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण नहीं कहलाएगा, एक रैखिक समीकरण बन जाएगा। इसलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी पहला पद या अधिकतम घात 2 की होना चाहिए चर राशि पर, और दूसरा पक्ष इसका शून्य होना चाहिए। तो इस प्रकार के समीकरण को हम वर्ग समीकरण कहते हैं, जिसका मानक रूप जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, यानी कि वर्ग समीकरण का मानक रूप। तीसरी बात हम देखते हैं कि वर्ग समीकरण के मूल। अब हम वर्ग समीकरण के मूल किसे कहते हैं। अब हम इसमें जो वर्ग समीकरण है तो इसमें आती है बात मूल ज्ञात करो। इसके मूल किसको कहेंगे, तो वर्ग समीकरण के मूल चर राशि के वे मान होते हैं जिन्हें उनके स्थान पर रख देने पर इस पक्ष का मान शून्य के बराबर प्राप्त होता है। यदि हम इस x का मान यहां पर रख देंगे तो ये दोनों पक्ष शून्य हो जाएंगे, यानी कि शून्य के बराबर हो जाएंगे। देखिए, इसका एक उदाहरण लेकर हम समझते हैं कि वर्ग समीकरण x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। ये कोई वर्ग समीकरण है, क्योंकि वर्ग समीकरण इसलिए है क्योंकि x पर 2 की घात है, अधिकतम घात 2 होगी तो वर्ग समीकरण होता है। तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अब हमने इस 1 को यहां से ट्रांसफर कर दिया, पक्षांतर कर दिया, तो x बराबर 1, और वर्ग को यदि हम अच्छा दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा वर्गमूल लग जाएगा यहाँ पर। तो x बराबर धन ऋण वर्गमूल 1 आ गया इसका मान, जिसको हम कहेंगे जो x का जो मान धन और ऋण के रूप में प्राप्त हुआ है, यह x के यानी वर्ग समीकरण के मूल कहलाएंगे। क्योंकि वर्ग समीकरण के जो मूल होते हैं वो हमेशा 2 प्राप्त होंगे, धनात्मक और ऋणात्मक प्राप्त होंगे। तो देखें, अब इन मानों को हम यहाँ पुनः वापस रखते हैं। वर्ग समीकरण में x बराबर वर्गमूल 1 रख देते हैं, तो यहाँ हमने रखा x स्क्वायर ऋण 1 बराबर 0, तो x के जगह पर हम वर्गमूल 1 रखेंगे, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा और ये फ्री हो जाएगा, तो 1 ऋण 1 यानी कि 0, यानी कि देखो हमारे पास दोनों पक्ष जो है 0 प्राप्त हो जाते हैं, या जो बायां पक्ष है वो 0 के बराबर प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो भी चर राशि का मान हमें प्राप्त होता है वही मान वर्ग समीकरण का मूल कहलाता है। तो ये हमने वर्ग समीकरण के मूल को भी परिभाषित किया उदाहरण से। अब इसमें वर्ग समीकरण में आगे और बात हम पढ़ते हैं कि वर्ग समीकरण के यदि मूल अल्फा बीटा है, हम उनके मूल अल्फा और बीटा मानते हैं, क्योंकि अल्फा जो होता है वो धनात्मक मूल होता है और बीटा जो होता है वो ऋणात्मक मूल। जहां पर जैसे कि अभी हमने प्राप्त किया ना धन ऋण वर्गमूल 1,
यानी कि धन वर्गमूल 1 और ऋण वर्गमूल 1। तो ये दो मूल प्राप्त होते हैं हमेशा। तो धनात्मक मूल जो होता है वो अल्फा मान लेते हैं और ऋणात्मक मूल को हम बीटा मान लेते हैं। तो वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधियां, तो हम मूल ज्ञात करने के लिए 3 विधियों का प्रयोग करते हैं। एक है गुणनखंड विधि, पहली विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या होगा कि इस तरह से हमारे पास जो समीकरण दिया होगा, वर्ग समीकरण दिया होगा, उसको हम गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करेंगे, बीच के पद को तोड़कर, यानी कि ये पहला पद और अंतिम पद का गुणा करते हैं और बीच के पद को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि उनको जोड़ने अथवा घटाने पर ये बीच का पद ही प्राप्त हो जाता है, यानी जो इनका जोड़ने अथवा घटाने पर वही प्राप्त होता है। और यदि इनका आपस में गुणा कर दिया जाए तो पहले और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर प्राप्त होता है। तो ये गुणनखंड विधि कहलाती है, जो बीच के पद को तोड़कर शॉर्टकट में समझा जाता है इसको। दूसरी विधि होती है सूत्र विधि, यानी इसको कहते हैं धसरी धराचार्य सूत्र, सूत्र विधि। यदि वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 है तो इसको हम वर्ग सूत्र के रूप में कैसा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर चर जो है वो x है, जो चर होगा उसी को हम बराबर में लेंगे और ये हो जाएगा -b + √b² - 4ac/2e। तीसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग, क्योंकि छात्रों यहां पर जो हम सूत्र विधि में हम ध्यान दें, श्रीधराचार्य सूत्र विधि में, कि x बराबर -b + √b² - 4ac/2a। तो यहां पर देखिए हमने प्लस माइनस दोनों एक साथ लगा दिया है, तो यहीं से ये दो भागों में बंटता है। धनात्मक मूल, ये धनात्मक मूल कहलाएगा और ये ऋणात्मक मूल कहलाएगा। धन चिन्ह लेने पे जो प्राप्त करते हैं वो x का मान होता है, मतलब -b + √b² - 4ac/2a। और ऋणात्मक मूल होगा जो बीटा होगा, यानी कि -b - √b² - 4ac/2a। तो इस तरह से धनात्मक धन चिन्ह लेने पे हम लिखते हैं ना, जब मूल प्राप्त करते धन चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह लेने पर का मतलब है कि अल्फा बराबर, ये अल्फा का मान होता है। इसी सूत्र को हम दो भागों में तोड़ करके इस तरह से लिख सकते हैं। और तीसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि। इसमें जो समीकरण हमारे पास दिया होगा ax² + bx + c = 0, इस समीकरण को हम इस रूप में विस्तारित करेंगे, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, जो संक्षिप्त होकर के a + b² हो जाएगा। यानी कि a + b² के विस्तार के रूप में इसको हम तोड़ेंगे, परिवर्तित करेंगे और उसको संक्षेप में a + b² के रूप में लाएंगे और बराबर में 0 लगाएंगे, जिससे हमें x के जो मान जो है वो प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि उस वर्ग समीकरण का मूल प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद में हम देखते हैं अब वर्ग समीकरण के मूल यदि अल्फा बीटा है। यदि मान, ये तो हुआ कि यदि वर्ग समीकरण दिया है तो हमें अल्फा बीटा ज्ञात करना है, यानी कि मूल ज्ञात करना है। अब यदि मान लो अगला पॉइंट कि यदि वर्ग समीकरण के मूल अल्फा बीटा दिए, यदि वर्ग समीकरण के मूल अल्फा बीटा दिए हैं तो वह वर्ग समीकरण क्या होगा, यानी कि मूल दिए हैं तो हमें समीकरण कैसे बनाना है। तो उसका एक फ्रेम दिया हुआ है सूत्र के रूप में ही, कि यदि अल्फा बीटा हमारे पास दिए हुए हैं तो x² - अल्फा + βx + अल्फा × बीटा = 0। यानी कि अल्फा बीटा दिए हैं तो अल्फा और बीटा का योगफल और गुणनफल करके हम यहाँ पर रख देंगे तो हमें वर्ग समीकरण प्राप्त हो जाएगा। यहाँ अल्फा बीटा के मान रखकर वर्ग समीकरण हम प्राप्त कर लेते हैं। अगली इसी में और हमें क्या पढ़ना है आगे, यदि वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल दिया है, यदि वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए ax² + bx + c = 0, यदि वर्ग समीकरण ऐसा दिया हुआ है तो हम इसका योगफल और गुणनफल ज्ञात कैसे करें। यदि वर्ग समीकरण ax² + bx + c
बराबर 0 दिया है तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल होगा माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल होगा सी अपान ए। यदि हमको समीकरण दिया है तो हम क्या करेंगे, इससे तुलना कर लेंगे, वर्ग समीकरण से तुलना कर लेते हैं और ए बी सी के मान निकालकर यहां पर हम रख देते हैं, तो मूलों का योगफल और गुणनफल हमें प्राप्त हो जाता है। अगली बात और हमें इसमें पढ़ना है कि विविक्त कर। ये विविक्त कर क्या है? विविक्त कर यानी कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्त कर कहा जाता है। और इस विविक्त कर को क्या करेंगे कि जो हमारा व्यापक या मानक समीकरण है वर्ग समीकरण के रूप में जो दिया है, इस समीकरण से दिए गए समीकरण की तुलना करेंगे, एबीसी का मान निकालेंगे और उसको हम विविक्त कर के सूत्र में यदि हम रखते हैं तो हमें विविक्त कर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद देखते हैं, अब इस विविक्त कर के आधार पर ही हम दिए गए वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति प्राप्त करते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति मतलब मूल वास्तविक होंगे या अवास्तविक होंगे या बराबर होंगे। तो इसके लिए भी हम विविक्त कर के सूत्र का प्रयोग ही करते हैं। जैसे विविक्त कर d, तो d बराबर ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू या लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, यदि हम abc का मान रखते हैं और इसको हल करते हैं तो d का मान यदि हमको धनात्मक प्राप्त होता है, 0 से बड़ा 1 2 3 4 आगे की ओर प्राप्त होता है, धनात्मक दिशा में प्राप्त होता है, तो समझिए यानी कि 0 से बड़ा यानी कि धनात्मक मान होगा, तो मूल जो होगा वास्तविक एवं धनात्मक होगा। यदि मान हमें धनात्मक प्राप्त होते हैं तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, या इसको हम मूलों की प्रकृति में लिखेंगे मूल वास्तविक एवं धनात्मक। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यानी कि d का मान लेस देन 0 यानी कि 0 से छोटा, तो 0 से छोटी संख्या कैसी होती है? ऋणात्मक। तो मूल कैसे होंगे? अवास्तविक एवं ऋणात्मक होंगे। अगला है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर प्राप्त होता है, यदि हम ए बी सी के मान रखते हैं और d का मान हमें 0 प्राप्त होता है, ना धनात्मक प्राप्त होता है ना ऋणात्मक, यानी सीधे सीधे 0 प्राप्त होता है d का मान, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक एवं बराबर होंगे। तो छात्रों, ये था हमारे अध्याय 4 द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण का पूरा परिचय। अब हम इसके प्रत्येक बिंदुवार हम आगे प्रश्नावलियों के प्रश्न हल करते हुए या इनके एक एक उदाहरण लेते हुए आगे की वीडियो में आपको प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।